जैसा कि आपने जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड जो है अपने एग्ज़ाम पैटर्न में लगातार चेंज करती रहती है। तो इस साल यानी कि 2023 का जो पेपर होने वाला है सीबीएसई का इकोनॉमिक्स में, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। लास्ट ईयर कोविड के कारण जो पेपर हुआ था 40 यानी कि टर्म वन टर्म सेकंड में हुआ था। 40 मार्क्स का पहले जो फुल्ली एमसीक्यूज बेस्ड था एंड 40 मार्क्स का बाद में जो फुल्ली सब्जेक्टिव था। इस साल का पैटर्न जो है बेसिकली पहले की तरह है, लेकिन एग्ज़ाम का पैटर्न, क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्वेश्चन पेपर में जो एमसीक्यूज क्वेश्चन रखे गए हैं वो 20 है, क्योंकि दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा होता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों ही में से 10-10 मार्क्स के एमसीक्यूज में है, और उन एमसीक्यूज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो आपको समझना है, जिसमें स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, वो होती है एजर्शन एंड रीज़न बेस्ड क्वेश्चन। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है स्टूडेंट को इसको अटेम्प्ट करने में। जब भी कोचिंग पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को यही दिक्कत होती है, सिर्फ एजर्शन एंड रीज़न बेस्ड के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आपको बताते हैं, समझाते हैं कि एक्चुअली में इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाए, इस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए। बेसिकली अगर मार्किंग देखा जाए 80 में से ओनली 4 मार्क्स का। क्यों? क्योंकि 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पार्ट में रहेंगे, 2 क्वेश्चन आपके सेकंड पार्ट में रहेंगे, यानी कि टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना है एजर्शन एंड रीजन बेस्ड। लेकिन अगर हम इसको कैलकुलेट करें 4 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि एमसीक्यूज में आपके मार्क्स ना कटे, खासकर एजर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को कैसे करें? देखिए, एजर्शन एंड रीजन, एजर्शन का मतलब होता है किसी पार्टिकुलर, किसी भी एक इंसिडेंस हो गया या किसी भी एक वर्ड हो गया, कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में एक कंप्लीट स्टेटमेंट दिया हुआ होता है। और रीज़न क्या होता है? रीज़न ये बताता है कि ऊपर वाला जो स्टेटमेंट की वैल्यू क्या है, ऊपर वाले स्टेटमेंट का कॉज क्या है, ऊपर वाले स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन बताता है। ठीक है ना? देन जैसे एक क्वेश्चन होता है कि भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी है। अब नीचे वाला दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत में गरीबी इसलिए है क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब गरीबी के बारे में एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपके सामने 2 स्टेटमेंट होगा। एक होगा एजर्शन यानी कि कॉज, और दूसरा होगा उसका रीज़न, आखिर वो स्टेटमेंट क्यों दिया जा रहा है। अब आपके सामने उससे रिलेटेड 4 ऑप्शन होंगे कि दोनों स्टेटमेंट सही है, और जो रीज़न होता है वो एजर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है, दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, या फिर एजर्शन सही है रीज़न गलत है, या फिर एजर्शन गलत है और रीज़न सही है। चारों में से एक आंसर आपका सही होगा। तो कैसे अटेम्प्ट करना है? अटेम्प्ट करने का सबसे इजी तरीका है कि आप दोनों ही स्टेटमेंट की सही मीनिंग को समझें। दैट मीन्स एजर्शन क्या है, एजर्शन में उसकी मीनिंग क्या है, एजर्शन में आखिर किस बात के लिए कहा गया है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि क्या वो एजर्शन के बारे में करेक्ट है या नहीं है। ठीक है ना? आपको समझना है। तो मैं कुछ इसी तरह के आज टॉप 20 जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ना, ऐसे जो है आपको 20 एजर्शन एंड रीज़न बेस्ड एमसीक्यूज बताने वाला हूं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो जाए। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सीबीएसई बेस्ड सारे क्वेश्चन है, सीबीएसई के सैम्पल पेपर से लिए गए हैं, पिछले कुछ सालों में आए हुए क्वेश्चन लिए गए। चलिए 1 बाय 1 शुरू करते हैं, और समझिएगा मैं किस तरह से आपको अटेम्प्ट करने का तरीका बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज एजर्शन। देखिए, दो मैंने अभी बताया कि दो दे, एक होता है एजर्शन और दूसरा होता है रीजन। अब एजर्शन में दे रखा है एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट प्लान इन्वेस्टमेंट। एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट जो है प्लान इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वेयर एज एक्सेंट इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट द एक्चुअल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जबकि एक्सेंट जो इन्वेस्टमेंट होता है एक्चुअल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट को बताता है। देखिए, ये स्टेटमेंट के आपके पास समझ पता होना चाहिए स्टेटमेंट है क्या, एक्सपोस्ट क्या होता है और एक्स एंड क्या होता है। एक्सपोर्ट एक्चुअली में क्या बताता है, एक्चुअल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट को बताता है, और एक्स एंड जो होता है प्लान के बारे में बताता है। दैट मीन्स एजर्शन ए गलत है। समझ में आ गया? एजर्शन ए जो है सही स्टेटमेंट नहीं है, जबकि रीजन आर क्या बता रहा है, एट इन्वेस्टमेंट लेवल। अगर इन्वेस्टमेंट की बात किया जाए एक्चुअल में
एक्सेंट सेविंग्स एंड एक्सेंट इन्वेस्टमेंट ऑलवेज इक्वल, बिल्कुल सही है। इन्वेस्टमेंट लेवल में जो आपकी सेविंग्स होती है वही आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ऐसे दोनों बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब होता है कि एजर्शन ए सही है, रीज़न आर एजर्शन ए गलत है और रीज़न आर जो है सही है। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है बोथ एजर्शन ए एंड आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन ए। ये तो सही नहीं है। सही कौन सा होगा? सही होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स ए इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। समझ में आ गया ना कि आपको दोनों को पढ़ के उसकी मीनिंग को समझनी है और आपको ये देखना है कि दोनों एक दूसरे से मैचअप हो रहे हैं या नहीं है। क्या जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट सही है? आपको ये भी ध्यान में रखना कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। राइट, समझ में आ गया? कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में डाउट कमेंट को बता। अब बाकी 19 क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एजर्शन ए, सेविंग कर्व मेक्स अ नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन द वर्टिकल एक्सिस एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। सेविंग कर्व मेक्स अ नेगेटिव इंटरसेप्ट एट द, देखिए जब आपकी इनकम लेवल क्या होगी, y इक्वल टू 0 होती है, तब भी आप कुछ ना कुछ खर्च करते हैं। जब आप कुछ ना कुछ खर्च करते हैं तो अगर ये पॉजिटिव में हो तो जाहिर सी बात है आपका सेविंग क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह एक एक को समझना है आपको। सेविंग फंक्शन रिफर्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। सेविंग फंक्शन जो होता है दैट मीन्स, ठीक है ना, सेविंग फंक्शन जो क्या बताता है, सेविंग फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ इनकम, यानी कि सेविंग फंक्शन ये बताता है कि सेविंग और इनकम के बीच में एक रिलेशन होता है। अब जो ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द आवर ऑप्शन क्या रखा है कि ए आर दोनों सही है एंड ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। एक चीज समझिए, ऊपर बता रहा है कि सेविंग फंक्शन जो है इनकम लेवल के, दूसरा जो रिलेशन की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दोनों ही सही है, लेकिन रीज़न जो होता है ना वो ए के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। रीज़न अपने का उसका अलग मतलब है, एजर्शन का अपना अलग मतलब है। इसका मतलब होता है भले ही दोनों स्टेटमेंट सही है बट आर जो है ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा फिर? बी होगा। समझ में आ गया ना? आपको ये भी देखना है कि रीज़न जो है ए से रिलेटेड है भी या नहीं है। अगर रिलेटेड है तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 रीजन है। एजर्शन क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी आर इनसेपरेबल ट्विंस। बिल्कुल सही है। जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट होता है वहाँ पॉवर्टी भी होती है, क्योंकि काम नहीं तो गरीबी आती है। रीज़न क्या बता रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द रूट कॉज ऑफ अ सोशियो इकोनॉमिक इविल्स। अनएम्प्लॉयमेंट सोशियो इकोनॉमिक इविल्स यानी कि सामाजिक बुराइयों का जन्मदाता है। बिल्कुल गलत बात है। अनएम्प्लॉयमेंट से बुराइयाँ नहीं आती, बुराइयाँ आती है किससे? अनएजुकेटेड से। लोग पढ़े लिखे नहीं होते, इससे उनको काम नहीं मिलता है। ठीक है, हम केवल बेरोजगारों को बुराई की जड़ बता देंगे वो सही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरीके से ए तो सही है कि बेरोजगारी से क्या आती है? गरीबी आती है, लेकिन बेरोजगारी से सारी बुराइयों का जन्म होता है, ये बात सही नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सी इज राइट, दैट मीन्स एजर्शन ए इज ट्रू एंड रीजन आर इज फॉल्स। ओके, समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 4, एजर्शन दे रखा है इन द लेट 1970s चाइनाज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैड शार्पली डिक्लाइन। 1970 के बाद चाइना की पॉपुलेशन जो है बहुत तेज़ी से कम हुई। बिल्कुल गलत बात है। 1970 के बाद कम होना शुरू नहीं हुआ। ठीक है ना? तो रीज़न आ रहा है चाइना हैज़ विटनेस्ड एन इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली पीपल ओइंग टू स्टैंडर्ड फैमिली प्लानिंग प्रॉमली। क्योंकि चाइना ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया था, इसलिए वहाँ पर जो है बुजुर्गों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाया। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला गलत है, ठीक है, और सेकंड वाला सही है। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ राइट। आपको ऑप्शन समझना है, ठीक है, कौन सा सही होगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट तो गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। जब इसको कौन सा मैच करता है? डी वाला ऑप्शन मैच करता है। क्वेश्चन नंबर 5, देयर इज एन इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी वेयर ए डी इक्वल टू ई एस। बिल्कुल सही है। जब ए डी इज इक्वल टू ई एस होता है वहीं पर इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल आता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू।
सेकेंड, व्हेन AD इक्वल टू AS द इंटेंडेड प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी इज इक्वल टू द इंटेंडेड परचेज। तो इकोनॉमी का जो प्रोडक्शन होता है वो इकोनॉमी के परचेज लेवल के क्या हो जाता है, इक्वल होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, दोनों ही सही है। और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर होगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन और परचेज भी बराबर होगा। इसका मतलब सेकंड वाला फर्स्ट वाला के एक्सप्लेन भी कर रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Okay. Question number 6. Consumption can be greater than income. कंजप्शन इनकम से ज़्यादा हो सकता है। आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एक ऐसा लेवल होता है जब इनकम कुछ नहीं हो तब भी कंजप्शन कुछ ना कुछ होता रहता है। एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, कमाता नहीं लेकिन वो खाता तो है ना, खर्च तो करता ही है, इनडायरेक्टली सही। इसका मतलब ये हुआ इनकम लेवल जीरो है, कंजप्शन है, तो यहाँ पर इनकम कम होता है, कंजप्शन ज़्यादा होता है, तो फर्स्ट लेवल इज राइट, फर्स्ट असर्शन इज राइट। सेकंड, देयर इज ऑलवेज मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन इवन व्हेन इनकम इज जीरो। यही मैंने अभी जो बताया वही स्टेटमेंट है। दैट मीन्स असर्शन का रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए इज राइट, दोनों सही भी है और रीज़न जो है असर्शन के बारे में एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, एजर्शन क्या बोल रहा है, पीपल वर्क टू अर्न अ लिविंग। पीपल जो है, लोग जो है एक लिविंग को जीने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए कमाते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट सेकंड जो है, वर्किंग इसेंशियल टू एग्जिस्टेंस इन अ सिस्टम ऑफ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। जो वर्किंग होता है वो कुछ लोगों के आपसी मिलजुल के काम करने का नतीजा होता है, आपस में मिलते हैं और एक दूसरे के सहयोग करते काम करते। बिल्कुल सही है, काम करने में म्यूचुअल जो है डिपेंडेंस आता है, यानी कि दोनों ही सही है कि वर्क और वर्क का एक्सप्लेनेशन दोनों सही है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, एजर्शन। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया adopted मिक्स्ड इकोनॉमी एज इट्स पाथ ऑफ डेवलपमेंट और द स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ। इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद भारत ने जो है मिक्स इकोनॉमी को अडॉप्ट किया अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। बिल्कुल सही बात है, इंडिया ने जो है 1956 जो IPR था उसमें जो है मिक्स इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था। बट रीज़न के पढ़ते हैं, द प्लानर्स एंड पॉलिटिशियंस ऑफ द कंट्री वांटेड टू कंबाइन द मेरिट्स ऑफ बोथ सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। इंडिया के जो पॉलिटिशियंस थे या लीडर्स थे वो चाहते हैं थे कि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट इस तरीके से हो जिसमें सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों तरीके की फीचर्स मिलने चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना कि ए और आर दोनों सही है। आर जो है एक्सप्लेन भी करता है मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एजर्शन। एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट कैन बी लेस देन एक्सटेंड इन्वेस्टमेंट। जो एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना, वो एक्सटेंड इन्वेस्टमेंट के कम हो सकता है। बिल्कुल गलत नहीं, बराबर होता है या फिर ज़्यादा होता है, कम तो नहीं हो सकता। पहला गलत है। जब पहला गलत होता है जाहिर सी बात है आपको दूसरा पढ़े या ना पढ़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या एक्सप्लेनेशन करता है कि नहीं करता है देखते हैं। आर, इक्विलिब्रियम GDP इज स्ट्रक ओनली व्हेन प्लांट सेविंग एंड प्लांट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल। बिल्कुल सही है, इक्विलिब्रियम GDP वहीं पर होता है जहाँ पर S इक्वल टू I होता है। इसका मतलब आर सही है, ए इज रॉन्ग। दैट मीन्स आप क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। एजर्शन ए इज रॉन्ग एंड आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 10, एग्रीगेट डिमांड इज एजर्शन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 10 में। फर्स्ट स्टेटमेंट, एग्रीगेट डिमांड इज मेजर्ड एज द सम टोटल ऑफ प्लांट एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग ईयर। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है किसी भी अकाउंटिंग ईयर में जो है प्लांट एक्सपेंडिचर का सम टोटल जो गुड्स एंड सर्विस पर किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, सही बताया इसमें। अब मैं आपको बताया भी गया है व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ ऑल द कंजप्शन और एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। ओके, बट नाउ द रीजन इज it is not possible to add up physical quantities of the goods and services planned to be purchased by the people। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें यह है कि ये
फिजिकल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लान टू बी परचेज बाय पीपल, इसको जो परचेज करना चाहते हैं प्लान कर चुके उसको और ज़्यादा बढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है शॉर्ट टर्म में। ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। दैट मीन्स ऑप्शन रीजन एंड असर्शन दोनों सही है। जब दोनों सही है इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर ए इज राइट, क्योंकि सेकंड वाला ऊपर वाले को जो है एक्सप्लेन भी करता है। क्वेश्चन नंबर 11, अ फार्मर इज वर्किंग इन हिज फार्म एंड अ एग्जाम्पल ऑफ कैजुअल वर्कर। फार्मर अपने खेत में काम कर रहा है और वो कैजुअल वर्कर है। सबसे पहली बात तो है आपको कैजुअल वर्कर का मतलब पता होना चाहिए। कैजुअल वर्कर इज अ वर्कर हु वर्क इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन डेली वेज अंडर सम ओनर, जो किसी ओनर के अंडर में डेली वेज में काम करता है उसे हम कैजुअल वर्कर कहते हैं। बट फार्मर इज नॉट अ कैजुअल वर्कर, ही इज सेल्फ एम्प्लॉयड। वो सेल्फ एम्प्लॉय होता है, क्यों? खुद के खेत में काम करता है। तो ये तो बात बिल्कुल गलत है कि खुद के खेत में काम करने वाला कैजुअल वर्कर है, इसका मतलब एजर्शन तो गलत हो गया। अब रीज़न देख लेते हैं। कैजुअल वर्कर आर नॉट एंटाइटल्ड टू सोशल बेनिफिट्स। कैजुअल वर्कर को किसी भी तरीके का सोशल बेनिफिट नहीं मिलता है, तो ये बात तो सही है। इसका मतलब ये हुआ ए इज रॉन्ग एंड आर इज रूट, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 12, पाकिस्तान फॉलोड अ प्रोसेस ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद के सालों में जो है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब क्या होता है, उन चीज़ों को अपने यहीं पर प्रोडक्शन करना शुरू किया जो वो इंपोर्ट करते थे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी इंडिया जैसी पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। सेकेंड है, इट्स मेन गोल वाज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। ये इसलिए था ताकि डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स थे उनको प्रोड्यूस करने में अच्छा, क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि हम वहीं पर फॉरेन से इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल दोनों सही है और आर जो है एक्सप्लेनेशन भी सही है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बोथ assertion and reason are true and R is the correct explanation of A. Question number 13. Assertion है multiplier process assumes the existence of excess capacity in the economy. मल्टीप्लायर जो होता है एक प्रोसेस होती है जो ये बताता है कि इकोनॉमी की एक्सेस कैपेसिटी क्या है। ठीक है ना, समझ में आ गया कि इकोनॉमी की कैपेसिटी क्या होती है मल्टीप्लायर, क्योंकि हम जितना इन्वेस्ट करते हैं उसके कंपैरिजन में जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी कैपेसिटी में, उसके कंपैरिजन में इनकम में कितना बढ़ता है वही मल्टीप्लायर होता है। सही बताया, कैपेसिटी को बताता है, ये तो सही है। सेकंड, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। एमपीसी और के इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये भी सही है। बट ऊपर वाला जो है स्टेटमेंट दे रहा है और यहाँ पर रिलेशन का स्टेटमेंट है, दोनों आपस में मैच नहीं करता। भले ही दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है, लेकिन रीजन जो है असर्शन का राइट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज राइट, वेयर बोथ आर राइट बट रीजन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 14, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट मीन्स APC इज नेवर नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, ये कभी नेगेटिव नहीं होता। एवरेज प्रोपेंसिटी बिल्कुल नेगेटिव हो सकता है, क्यों? क्योंकि जब हमारा इनकम जीरो होता है तब कंजप्शन कुछ ना होता है। ऐसे में S इक्वल टू नेगेटिव इन नेगेटिव, जब S यहाँ पर नेगेटिव होता है और APC का फार्मूला होता है S अपॉन Y, अगर ये नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा। तो ये गलत है, क्योंकि एजर्शन एवरेज प्रोपेंसिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये गलत बात है। दैट मीन्स ये तो गलत हो गया। स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, सॉरी रीजन। APC शो सेविंग पर यूनिट ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम का पर यूनिट जो है क्या बताता है, ये सेविंग को बताता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि APS जो है इनकम और सेविंग के बीच में रिलेशन को बताया। दैट मीन्स A इज रॉन्ग, R इज ट्रू, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सप्लाई ऑफ लेबर कैन इंक्रीज और डिक्रीज इवन व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स रिमेन्स कांस्टेंट। सप्लाई ऑफ लेबर कैन इंक्रीज और डिक्रीज
इवन नंबर ऑफ वर्कर्स रिमेन, ब्राह्मण वर्कर्स कांस्टेंट है, तो सप्लाई जो होता है भले ही हम घट सकता है बढ़ सकता है, बिल्कुल सही बात सही है। सप्लाई ऑफ लेबर इज मेजर, रीजन बता रहा है, सप्लाई ऑफ लेबर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ मैन डेज और परसेंटेज, मैन डेज के अकॉर्डिंग या परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये मेजर किया सकता है अलग अलग हिसाब से। दोनों ही सही है अपनी जगह पर, यानी कि दोनों एक्सप्लेनेशन भी सही है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 16, चाइना हैज़ ए वेरी बिग हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, चाइना में पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है ना, ये बात, चाइना में पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन इंडिया के कंपैरिजन में नहीं, ठीक है ना। अगर डेंसिटी की बात करें तो इंडिया के कंपैरिजन में चाइना की ज़्यादा नहीं है, इंडिया की डेंसिटी ज़्यादा है, चाइना के बहुत ज़्यादा एरिया भी है, उसी हिसाब से पॉपुलेशन है, लेकिन ठीक है। द क्वेश्चन इज चाइना, assertion is China has a very high density of population, चाइना में पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। देखिए चाइना में एरिया जिस हिसाब से अगर पॉपुलेशन की कंपैरिजन करें तो डेंसिटी इंडिया के कंपैरिजन में तो से सही है, ठीक है ना, तो ऐसे में हाई डेंसिटी कहेंगे वो सही नहीं रहेगा। और रीज़न भी देख लेते, इट इज़ अ वेरी लार्ज इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, चाइना में जियोग्राफिकल एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना, ऐसे में डेंसिटी उनकी कम हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट, जहाँ पर रीज़न सही बता रहा है और एजर्शन जो है गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, एजर्शन क्या दे रखा है, डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज नॉट रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, जो डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो कभी भी इनकम लेवल के जो होता है रिलेटेड नहीं होता है, पहली बात तो ये है, ठीक है ना, बताया गया बिल्कुल सही है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और लेवल ऑफ इनकम ये अलग अलग चीज़ें है दोनों। डिजायर्ड इन्वेस्ट, रीज़न बता रहा है कि डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज एज्यूम टू बी ऑटोनोमस, ये हम ऑटोनोमस कह सकते हैं कि नॉर्मली ये एक जैसी बनी रहती है, ठीक है, जो कि इनकम लेवल से कभी क्या नहीं इफेक्ट नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर आर, सॉरी, रीज़न आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, कंजप्शन फंक्शन रिवील्स द बिहेवियर ऑफ हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर विद रिस्पेक्ट टू द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। कंजप्शन फंक्शन रिवील्स बिहेवियर ऑफ हाउस होल्ड, आपकी जो हाउस होल्ड कंजप्शन है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर दैट इज सी, ठीक है ना, वो इनकम के साथ क्या होती है, रिवील्स होती है, उनकी बढ़ती है घटती रहती है। बिल्कुल सही बात है ये कि इनकम का बढ़ेगा तो कंजप्शन बढ़ेगा, इनकम कम होगा तो कंजप्शन भी कम हो जाएगा। बट सेकंड इसका जो है, द एंटायर इंक्रीज इन इनकम ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड इज कन्वर्टेड इनटू कंजप्शन, जो सारा का सारा इनकम है वो पार्टिकुलरली कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ये गलत है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज राइट, वेयर एजर्शन इज राइट एंड रीजन इज रॉन्ग, सी ई। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, पार्टिसिपेशन रेट इज मेजर्ड एज अ रेशियो ऑफ वर्कफोर्स टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, जो पार्टिसिपेशन रेट है उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं कि पार्टिसिपेशन रेट इक्वल टू जो वर्कफोर्स होता है और उस कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है उन दोनों के बीच का जो हम क्या कंपैरिजन करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, कि जो पार्टिसिपेशन रेट होता है वो क्या होता है, वर्कफोर्स और टोटल पॉपुलेशन के बीच का जो है रेशियो होता है, रिलेशन होता है। रीज़न क्या है, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कमैन इज हायर इन द अर्बन एरियाज कंपेयर्ड विद द रूरल, जो पार्टिसिपेशन रेट है वुमेन का, ठीक है ना, वो अर्बन एरियाज़ में रूरल एरियाज से ज़्यादा है। बिल्कुल गलत है, अर्बन एरियाज़ की पार्टिसिपेशन रेट रूरल एरियाज़ में कम होती है, क्योंकि रूरल एरियाज़ की जो फीमेल्स है वो ज़्यादातर खेतों में काम करने जाती है, ऐसे में उनका परसेंटेज अर्बन एरियाज़ के कंपेरिजन में ज़्यादा बढ़ जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर आपका आर रॉन्ग है, ए राइट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज राइट, एजर्शन ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन है एजर्शन, वन चाइल्ड पॉलिसी ऑफ 1979 हैज़ बीन सक्सेसफुल इन चाइना, चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी जो 1979 में लॉन्च हुआ था, ठीक है ना, वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। आपसे ये बिल्कुल सही है क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी पर सख्ती से लागू किया गया था, ऐसे वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई।
रीज़न दे रखा है चाइना हैज़ बिन एबल टू कंट्रोल इट्स रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। इससे जो है चाइना अपनी पॉपुलेशन रेट को कंट्रोल करने में सक्षम हो गई। ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ऊपर वाले का, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ठीक है, समझ में आ गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा रीजन बेस्ड एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके रखिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय। अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम सॉल्व कीजिए।